Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स से पहले जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चों हमने इसको डिटेल से ऑब्जर्व किया। बच्चों हमने देखा कि जो एंजाइम्स हैं वो किस तरह से रिएक्शंस की रफ्तार को स्पीड अप करते हैं। बच्चों हमने देखा कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्क होता है। बच्चों हमने सबसे पहले करैक्टर ऑफ एंजाइम को स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि जो एंजाइम्स हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स होती हैं। बच्चों इसके अलावा हमने देखा कि राइबोजाइम क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बच्चों इसके अलावा हमने एंजाइम्स के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया कि एंजाइम्स जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं, इससे क्या मुराद है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी समझ आ गई होगी। बच्चों इसी के साथ हमने कल के लेक्चर के अंदर एक्टिव साइट को जो है वो स्टडी किया कि एक्टिव साइट क्या होती है, और मैंने आपको बताया कि एंजाइम का वो हिस्सा जहाँ पे सबस्ट्रेट है उसके साथ आके अटैच होने इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एंजाइम का ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, एक्टिव साइट है। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है हमारे पास, दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। बच्चों ये जो स्पेसिफिसिटी है ना इसका मतलब होता है मखसूस होना। बच्चों जो एंजाइम्स है ना ये किस तरह से मखसूस है, किस तरह से खास है, हमने इसको स्टडी करने हैं। बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस दे कैटालाइज। अब बच्चों एंजाइम्स जो हैं उन रिएक्शंस के लिए इंतहाई मखसूस होते हैं जिनको ये तेज करवाते हैं, जिनकी रफ्तार को ये बढ़ाते हैं। तो इस लाइन की आपको समझ आइए कि एंजाइम्स जो हैं उन रिएक्शंस के लिए इंतहाई मखसूस हैं जिनकी रफ्तार को ये बढ़ाते हैं। दे आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। अब बच्चों जो सबस्ट्रेट की नेचर के हिसाब से भी बड़े मखसूस होते हैं। बच्चों सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। बच्चों यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। बच्चों अब मिसाल के तौर पर बच्चों अगर एक एंजाइम जिसने प्रोटीन को तोड़ना है, बच्चों किसको तोड़ना है, प्रोटीन को तोड़ना है, तो बच्चों वो एंजाइम अलग होगा। अब यहाँ पे प्रोटीन क्या है, सबस्ट्रेट है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना है। अब बच्चों वो एंजाइम जिसने लिपिड्स को तोड़ना है, अब बच्चों लिपिड्स किसके अंदर टूटेंगे, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर टूटेंगे। तो बच्चों वो एंजाइम जिसने लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ना है वो एंजाइम अलग होगा। बच्चों वो एंजाइम जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना है, बच्चों वो एंजाइम्स क्या होंगे, अलग होंगे। तो समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये हर रिएक्शन के लिए मखसूस होते हैं, इसके अलावा ये हर सबस्ट्रेट के लिए भी मखसूस होते हैं। समझ आ रही है। अब सबस्ट्रेट से मेरी मुराद समझ में आ रही है ना, सबस्ट्रेट प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे उसने एक मिसाल दी है, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द एंजाइम अमाइलेज। अब बच्चों एंजाइम है जिसका नाम क्या है, अमाइलेज। अब बच्चों आपने ध्यान में रखना है जिस लफ्ज के एंड पे ए एस ई एस आ जाए ना इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है एंजाइम। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम अमाइलेज। ये स्पेसिफिकली मखसूस, ठीक है, मखसूस तौर पर क्या करता है, कैटालाइज करवाता है। कैटालाइज का क्या मतलब है, तेज करवाता है द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो स्टार्च है बच्चों ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और एक पॉलीसेक्राइड है। क्या है बच्चों, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमने पढ़ा था ना, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अब बच्चों की एंजाइम है हमारे पास अमाइलेज। बच्चों वो क्या करते हैं, वो स्टार्च को तोड़ देता है सिंपल शुगर्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों, सिंपल शुगर्स के अंदर। बच्चों वो कौन से सिंपल शुगर्स हैं आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अमाइलेज है ये स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज के अंदर। बच्चों माल्टोज क्या होता है, अब माल्टोज आपको बेहतर पता है कि माल्टोज क्या होता है। बच्चों माल्टोज हमारे पास एक डाइसेक्राइड है जो कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाने से बनता है। माल्टोज क्या है बच्चों, एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड क्या होती है हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल से पढ़ा था। जब बच्चों दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं ना तो उससे जो चीज बनती है वह माल्टोज। तो बच्चों जो अमाइलेज है ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स यानी माल्टोज के अंदर तोड़ देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे अगर स्टार्च की जगह पे कोई और पॉलीसेक्राइड होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सेलुलोज होता है। क्या होता है बच्चों, सेलुलोज होता है। तो बच्चों यहाँ पे अमाइलेज एंजाइम नहीं होता बल्कि यहाँ पे कोई और एंजाइम होना था। मेरी बात समझ में आ रही। तो बच्चों हमारी फर्ज करें यहाँ पे सेलुलोज की जगह पे होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोजन। तो बच्चों ग्लाइकोजन होता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, अब ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे फिर अमाइलेज नहीं होना था बल्कि ग्लाइकोजन का एक मखसूस अलग से एंजाइम होना था। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो एंजाइम्स हैं वो इंतहाई मखसूस होते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उसी तरह के हमारे पास जो है एंजाइम्स रिएक्शन के अंदर
मौजूद होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके ये पॉइंट्स भी जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है, आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पैराग्राफ्स नहीं बनाने, आप लोगों ने सिंपल इस तरह से एक एरो लगा लें, इस तरह से बुलेट्स बना दें, एक लाइन लिखें, फिर ठीक है आगे लाइन जो है यहाँ पे खत्म हो रही है इसको नई लाइन से अगली लाइन स्टार्ट करें, एरो लगाएं, फिर अगली लाइन लिखें, फिर मार्कर से फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग दें। आप ये भी लिखें और साथ इस तरह से इक्वेशन भी ड्रॉ करें। ठीक है, इससे ये है कि इक्वेशन जब आप ड्रॉ करते हैं तो एग्जामिनर को जो है वो चीजें डायरेक्ट अच्छी तरह से प्रोमिनेंट नजर आती हैं और उसको आपकी स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स में है उसकी आप हेडिंग देंगे इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। अब बच्चों इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है? सेल के अंदर, एंड एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर। अब बच्चों हमने देखना है कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि सेल के अंदर काम करते हैं और बच्चों वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कि सेल के बाहर काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने लफ्ज को समझें, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, और बच्चों एक्स्ट्रासेलुलर का क्या मतलब है? सेल के बाहर। तो बच्चों यहाँ पे देखें एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर दे फंक्शन। बच्चों एंजाइम्स जो है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, उनको ग्रुप्स में तोड़ा जा सकता है इस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर बच्चों? उनकी लोकेशन के बुनियाद पर। ठीक है, वो के और किस लोकेशन के बुनियाद पर कि वो कहाँ पे फंक्शन करते हैं। बच्चों वो एंजाइम्स जो कि फंक्शन करते हैं इनसाइड द सेल इनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। बच्चों वो एंजाइम्स जो कि फंक्शन करते हैं आउटसाइड द सेल इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। अब बच्चों पेपर में आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के अंदर क्या फर्क होता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फर्क बना के लिख दिया है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए चीजें कितनी आसान कर दी हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोग देख सकते हैं कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में क्या फर्क होता है। बच्चों मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऑपरेट विद इन द सेल। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं सेल के अंदर काम करते हैं। देखो ऑपरेट का मतलब है काम करना। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सेक्रेटेड। सेक्रेटेड का मतलब होता है खारिज होना आउटसाइड द सेल्स। बच्चों जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं इन्हें सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है टू कैटालाइज रिएक्शन की रफ्तार को तेज करवाने के लिए। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना, अगर आपने आसान जुबान में कोई आपसे पूछ रहे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में क्या फर्क होता है तो आप फौरन से बता देंगे कि ऐसे एंजाइम जो कि सेल के अंदर काम करते हैं वो इंट्रासेलुलर है, और ऐसे एंजाइम जिनको सेल से बाहर खारिज किया जाता है ताकि वो केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को तेज करवा सकें इन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। बच्चों यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। बच्चों हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और बच्चों इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनती है। अब बच्चों ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना बच्चों, ये विद इन द सेल हो रही होती है, सेल के अंदर हो रही होती है। अब बच्चों इसको हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसके अंदर हम स्टूडेंट्स सेलुलर रेस्पिरेशन को तफसील से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन कौन सा स्टेप जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। कभी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये सेल के अंदर होती है तो इसकी एंजाइम्स भी सेल के अंदर पाए जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स में हमने उन एंजाइम्स की एग्जांपल दी है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। बच्चों इसके अलावा देखें, जब हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर बच्चों हमने जब स्टडी किया स्टमक को, ठीक है, किसको स्टडी किया बच्चों? स्टमक को स्टडी किया। तो स्टमक में बच्चों हमने देखा कि मैदे के अंदर बच्चों एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन का नाम देते हैं। पेप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे देखिए एंजाइम सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ स्टमक वॉल। बच्चों जो स्टमक की दीवारें हैं ना, वो कौन सी दीवार बच्चों? जो स्टमक की सबसे अंदर वाली दीवार थी जिसको हमने एपिथेलियल टिश्यू कहा था। क्या कहा था बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू कहा था। बच्चों उसकी दीवारों से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं इनटू द स्टमक कैविटी, जो मैदे के अंदर खाली जगह होती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करने के लिए। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों हमने इस तरह से जो है वो स्टमक के डायग्राम जो है इसको देखा था। बच्चों अभी जो स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर है ना इसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बच्चों एपिथेलियल टिश्यू से ना एक चीज निकलती थी जिसको हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते थे। किसका नाम देते थे बच्चों? गैस्ट्रिक जूस का नाम देते थे। बच्चों इस गैस्ट्रिक जूस के जो है वो तीन कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। बच्चों एक इसका कंपोनेंट था म्यूकस। क्या था बच्चों? म्यूकस। एक था इसका कंपोनेंट बच्चों पेप्सिनोजिन। क्या था बच्चों? पेप्सिनोजिन। और बच्चों एक इसका कंपोनेंट था HCl। क्या था बच्चों? HCl। अब बच्चों म्यूकस क्या करता था? वो स्टमक को अंदर से कवर कर लेता था ताकि स्टमक की दीवारें डैमेज ना हो। पेप्सिनोजन बच्चों ये क्या था? ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता था, लेकिन पेप्सिनोजन नहीं करता था। पेप्सिनोजन जो है वो एक एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता था जिसको हम कहते थे पेप्सिन। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कौन करता था? HCl। HCl क्या करता था? पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता था और फिर ये जो पेप्सिन है ना ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता था। प्रोटीन्स की डाइजेशन से क्या मुराद है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ता था। क्लियर? तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बच्चों ये ऐसे एंजाइम्स हैं, पेप्सिन अब एक एंजाइम है
जो कि सेल से बाहर निकलकर मैदे के अंदर जो खाली जगह है ना, जिसको हम स्टमक कैविटी कह रहे हैं, कैविटी कहते हैं खाली जगह को, तो मैदे के अंदर जो खाली जगह जिसको हम स्टमक कैविटी कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करता है, फूड की डाइजेशन करता है। क्लियर? तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स में फर्क है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, दिस इज द कोफैक्टर। बच्चों वो कौन कौन से ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है बच्चों, हम इसको स्टडी करते हैं। बच्चों कोफैक्टर ना आमतौर पे हम कहते हैं ये एंजाइम्स की मददगार होते हैं, ये हेल्पर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको समझाता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पे मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स को रिक्वायर, जरूरत होती है एडिशनल इजाफी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। बच्चों प्रोटीन इन नेचर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स खुद प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स क्या हैं बच्चों, खुद प्रोटीन्स है। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स होंगे तो वो भी एंजाइम्स ही कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन बच्चों बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन नहीं होते, कुछ और होते हैं, उनकी उन्हें जरूरत होती है टू बी फुली एक्टिव, मुकम्मल तौर पर एक्टिव होने के लिए। मुकम्मल तौर पर जब एंजाइम एक्टिव होगा तो ही वो रिएक्शन की रफ्तार को स्पीड अप करवा सकेगा। तो आप लोगों ने इसे जहन में रखना है बच्चों। ऐसे जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, इनको हम नाम देते हैं कोफैक्टर्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स। क्लियर? तो बच्चों मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें इजाफी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन नहीं होते बल्कि कुछ और होंगे। ठीक है बच्चों, वो कोई भी आयन हो सकता है, वो कोई भी विटामिन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, इनकी क्यों जरूरत होती है, ताकि एंजाइम मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाए। तो बच्चों ऐसे जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, इनको हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। अब जो कोफैक्टर के टाइप्स हैं, आपने अपनी बुक के ऊपर ना ये जो आपके सामने एक फ्लो शीट बनी हुई है, आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। बच्चों कोफैक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं इनऑर्गेनिक और एक हम कहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब बच्चों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है, आप लोगों को बेहतर पता है कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जाहिर सी बात ऐसा कोफैक्टर होगा जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स मौजूद होंगे। और बच्चों कोफैक्टर ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या होगा, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होगा। बच्चों अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना जो, ये आगे दो तरह का होता है, एक को हम नाम देते हैं कोएंजाइम का और एक को हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोफैक्टर जो है दो तरह का है, एक है इनऑर्गेनिक इन नेचर और एक होते हैं ऑर्गेनिक। और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं कोएंजाइम और एक को हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो बच्चों आए हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया जहां पे कोफैक्टर की अहमियत को आप समझ सकते हैं। बच्चों ये एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब बच्चों इस ये एंजाइम जो है, ठीक है, जब इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा तो बच्चों कभी भी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करवा सकता। बच्चों क्यों कैटालाइज नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। फर्ज करें कि यहाँ पे आके इस तरह से ये सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया, बच्चों कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी खाली जगह रह जाएगी। इस खाली जगह को पूरा करने के लिए बच्चों हमें किसकी जरूरत होती है, कोफैक्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चों, कोफैक्टर की जरूरत होती है। अब बच्चों जब बाहर से कोफैक्टर आएगा वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। फिर जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा, फिर बच्चों क्या होगा, रिएक्शन जो है वो कैटालाइज हो जाएगा, रिएक्शन की रफ्तार तेज हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे देखें एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को बच्चों नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है टू बी फुली एक्टिव, मुकम्मल तौर पर एक्टिव होने के लिए। तो बच्चों इन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक को हम नाम देते हैं को एंजाइम्स का। बच्चों इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को सबसे पहले देखते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स इंक्लूड मेटल आयंस। अब बच्चों इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो बच्चों कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर मेटल आयंस होते हैं। मेटल आयन से क्या मुराद, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम के आयन। बच्चों आयरन आपने पता है Fe से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम का आपको पता है, ठीक है। अब इसे आप Fe+2 भी लिख सकते हैं और Fe++ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना कि सर ने Fe2+ क्यों लिख दिया है, ठीक है। इस तरह मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता है +2 होती है, तो आप +2 की जगह ++ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चे जो आइंस है ना, ये हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। तो अगर आपसे पेपर में इस तरह से आइंस की शक्ल में लिख दिया जाए, उसकी एटॉमिक सिंबल लिखते तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने सिंपल इनको आंसर करने हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बच्चों क्या है, ठीक है, इसके अंदर मेटल आइंस आते हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम। बच्चों ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरे को हम क्या कहते हैं बच्चों, को एंजाइम कहते हैं। अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या फर्क होता है, पेपर में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बच्चों बहुत आसान है। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से अटैच होगा, टाइटली अटैच होगा, तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देंगे। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ वीकली अटैच होगा, कमजोर तरीके से जुड़ा होगा, तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा होगा तो इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे।
और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा तो इसको हम कोएंजाइम कहेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, प्रोस्टैटिक ग्रुप स्ट्राइक्टली बाइंड विद द एंजाइम्स। जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। जबकि यहाँ पे देखें कोएंजाइम्स लूजली, लूजली मतलब ढीले अंदाज में, कमजोर तरीके से बाइंड जुड़े होते हैं टू द एंजाइम, एंजाइम से, एंड मे बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान ये एंजाइम से अलग भी हो सकते हैं। तो क्लियर, आपने इसको ध्यान में रखना। जो प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा वो हमेशा एंजाइम के साथ रहेगा, जबकि कोएंजाइम जो कि लूजली अटैच होता है तो ये एंजाइम के साथ रहता है और रिएक्शन के दौरान उससे अलग भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम में क्या फर्क होते हैं। इसके बाद बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जांपल्स क्या हैं, सर्टेन वाइटामिन। अब बच्चों कुछ खास वाइटामिन जो हैं वो प्रोस्टैटिक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं और कुछ वाइटामिन जो हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक वाइटामिन है जिसका नाम है बायोटिन। क्या है बच्चों, बायोटिन। बच्चों जो बायोटिन है ना, एक वाइटामिन है, इसको हम वाइटामिन B7 भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाइटामिन B7। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे अगर नीचे दिखाऊं ना, वाइटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन और एक को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन। जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन इसके अंदर दो आते हैं, एक है वाइटामिन B वाइटामिन और एक है वाइटामिन C। फैट सोल्यूबल वाइटामिन में जो विटामिन ए आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है। अब ये जो विटामिन बी है ना बच्चों, इसके अंदर ना आगे से कई सारे इसकी कैटेगरीज हैं। हम कहते हैं विटामिन B1, B2, B3, इस तरह B5, B6, B7, B8, B9। बच्चों इसकी अलग से कैटेगरीज हैं। तो बच्चों उन कैटेगरीज में से जो एक विटामिन है ना, जिसको हम बायोटिन कहते हैं या विटामिन B7 कहते हैं, बच्चों ये किसके तौर पर करती है, या करती है प्रोस्टैटिक ग्रुप के तौर पर। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों इसके अलावा जो है यहाँ पे हीम ग्रुप। बच्चों हीम ग्रुप क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। इसका नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो बच्चों इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मौजूद होता है, हीम ग्रुप मौजूद होता है। क्लियर, तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जो हीम ग्रुप और विटामिन जैसे कि बायोटिन, ये प्रोस्टैटिक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। जबकि कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, एग्जांपल्स इंक्लूड मेनी विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स बच्चों इसके अंदर आते हैं, एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का कांसेप्ट आप लोगों को पता है, जब हमने डीएनए और आरएनए पढ़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड जब मैंने पढ़ाया आपको, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, किससे मिलकर बने होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड के बच्चे तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, एक 5 कार्बन शुगर होती है, ऐसे ही एक नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप जिसे आप कहते हैं। तो बच्चों इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो बच्चों इसमें हमारे पास दो आते हैं, क्या NAD और एक NADP। अब बच्चों NAD से क्या मुराद है, NAD और NADP को बच्चों इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, ठीक है, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, हम वहां पे इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। NAD बच्चों मैं आपको अभी बता देता हूँ, NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड। लिख लें के ऊपर, निकोटिनामाइड, देखिए निकोटिनामाइड। इसके बाद है एडिनिन। क्या है बच्चों, एडिनिन। और डी का मतलब है डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एनएडी का क्या मतलब है, निकोटिनामाइड, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। और एनएडीपी का क्या मतलब है, यही मतलब है, निकोटिनामाइड, एडिनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, बस लास्ट पे पी की जगह पे फास्फेट आ जाएगा। क्लियर। तो बस आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि इनके एब्रिविएशन क्या होते हैं, ये जो है कोएंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अब जो पेपर में आप लोगों से प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम में फर्क भी पूछा जा सकता है, कोफैक्टर और कोएंजाइम में फर्क भी पूछा जा सकता है। अगर कोफैक्टर और कोएंजाइम में फर्क आएगा तो आपने कोफैक्टर की डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे कोफैक्टर की टाइप्स लिख देनी और यहाँ पे कोएंजाइम के आप सिंपल एग्जांपल्स लिख देंगे। क्लियर। बच्चों आए अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम की तरफ चलते हैं, जिसका टाइटल आपने देना है एंजाइम एक्शंस इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब बच्चों आपको पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है, ये हम कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बच्चों जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या मुराद है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जो बहुत सारे स्टेप्स के अंदर मुकम्मल हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, हमने इसको जो है इसको स्टडी करना है। तो बच्चों देखें मल्टीपल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स वर्क इन अ सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ काम करते हैं टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस की एक तरतीब को कैरी आउट करने के लिए, करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस की एक तरतीब करवाने के लिए, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ काम करते हैं। ईच एंजाइम इन द सीरीज कैटालाइजेस अ स्पेसिफिक स्टेप। अब जो सीरीज होती है ना, उसमें हर एंजाइम जो है एक मखसूस स्टेप को क्या करता है, कैटालाइज करवाता है, तेज करवाता है।
आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के बाद द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम फॉर फर्दर रिएक्शन, which जो प्रोडक्ट है ये अगले एंजाइम के पास चला जाता है मजीद रिएक्शन के लिए। अब जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, इनमें से दो रिएक्शन, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं भी आपको मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ बच्चों, हमारे पास जो है वो एक रिएक्टेंट है ए, तो जब इसको एक रिएक्टेंट है ना बच्चों, ये बी में कन्वर्ट होगा, इसके लिए हमें एक अलग से एंजाइम रिक्वायर है। बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग से एंजाइम रिक्वायर होगा, सी को डी में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग से एंजाइम चाहिए होता है, और डी को ई में कन्वर्ट करने, फर्स्ट करिए ई प्रोडक्ट है हमारा, वो जो ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक अलग से एंजाइम होगा, ठीक है। फर्स्ट करिए मैं उसको नाम देता हूँ एच एंजाइम है ये, ठीक है। अब बच्चों ये जो एंजाइम है सिर्फ इसी स्टेप को कैटालाइज कर सकते हैं, आगे वाले स्टेप्स को कैटालाइज नहीं कर सकता। आगे वाले स्टेप्स को कैटालाइज करवाने के लिए अगले एंजाइम की जरूरत होती है। फर्स्ट करिए मैं कहता हूँ आई एंजाइम है, एक एंजाइम आई है जो कि स्टेप को कैटालाइज करवाता है। अभी जो आई है सिर्फ इसी को करवाएगा, इससे अगले वाले को नहीं करवा सकता, यहाँ पे एक और एंजाइम की जरूरत होगी। तो बच्चों बहुत सारी एंजाइम ऐसे हैं जो कि एक तरतीब के साथ काम करते हैं ताकि वो रिएक्शंस को कैरी आउट करवा सकें। ईच एंजाइम इन द सीरीज कैटालाइज अ स्पेसिफिक स्टेप। अब जो एक सीरीज है इसमें जो हर एंजाइम है ना, वो एक मखसूस स्टेप को क्या करवाता है, कैटालाइज करवाता है, तेज करवाता है आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है इसको तेज करवाने के बाद, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ देखें ए रिएक्टेंट था, इसको बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया एच एंजाइम ने। अब बच्चों जो इसका प्रोडक्ट है ये इस एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट या एज अ रिएक्टेंट काम करेगा। तो यहाँ पे देखें रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के बाद तो प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट एंजाइम। अभी जो प्रोडक्ट है ना, इसको अगले एंजाइम को दे दिया जाता है फॉर फर्दर रिएक्शन, ताकि वो उससे क्या करें, मजीद रिएक्शन करवा सके। अब बच्चों ये जो आई एंजाइम है इसके लिए जो इसका जो है प्रोडक्ट सी है और इसका सबस्ट्रेट क्या था, बी था। अब बच्चों जो सी एंजाइम है, फर्ज करें यहाँ में कहते हैं एक और एंजाइम है जे। अब जे के लिए जो आई का प्रोडक्ट था ना, वो इसके लिए एज ए सबस्ट्रेट काम करेगा। क्लियर? तो बच्चों आप लोगों ने पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और जो हेडिंग्स मैंने आप लोगों को बनाई आप लोगों ने बुक पे इसी तरह से हेडिंग्स बनवा लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूजेस ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।